स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 में देखो सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लेसन लिखा गया है। उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुति की कि वे की अपनी कर्मष्ठा के गुण के केवल लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। वे कर्म के को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण के उनके जीवन का विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्मनिष्ठा, कर्मष्ठा सेवा कि लाल बहादुर शास्त्री अपने कर्म से ही वो ऐसा काम किया, इसकी वजह से वो एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक बराबर बने थे। तो उसके बारे में लिखा गया लाल शास्त्री बहादुर जी के बारे में। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने पे ही छुपा हुआ है। कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ कर्मयोगी यानी कि काम करने वाला विशेषण लगाना बिल्कुल युक्त है, ये सही है, क्योंकि मुझको लगता है कि जीवन में कर्म पे पूरा भरा हुआ है कि पूरा इस टाइम वो कर्म यानी हमेशा काम करते रहते थे। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक वो पहुंचे, उसका रहस्य भी वो कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ था। वे इन लोगों में नहीं मानते कि जो भाग्य के भरोसे करके बैठे रहते और अचानक कभी सफलता मिल जाती, बल्कि वे इन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों से बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कि शास्त्री जी वो लोग उन लोगों जैसे नहीं थे कि जो भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि जो भाग्य में लिखा वो होगा कभी सफलता मिले, लेकिन वो उन लोगों में जो अपनी हथेली की लकीर खुद बना सके, कर्म की शक्ति से वो अपनी लकीर बदल सकते थे, कर्मों पर भरोसा रखते थे। वे क्रमशः अपने जीवन में का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। शास्त्री जी के जीवन में कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। कि शास्त्री जी का कर्म ही ईश्वर था यानी काम ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना कोई आशा कि मुझे ये फल मिलेगा, इसी आशा बिना वो संपूर्ण भाव से वो समर्पित काम के लिए रहते थे। उन्होंने उस और हमेशा उपस्थित दृष्टि से रखी, तब भी उन्होंने पर उस पर हमेशा उपस्थित दृष्टि रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना सही अधिक उपयोग होगा। कि उनके जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था, इसलिए मैं समझता हूँ उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें मुझे उनमें संपूर्ण चारित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। कि उनके उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था है, कोई भी उद्देश्य रखते उसमें दृढ़ आस्था थी उनमें। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो काम करते थे। कर्म का भाव तथा उस काम का प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बात कि जो भी काम उसको सौंपा है उसमें एकदम आस्था थी कि वो होएगा ही और उसके प्रति काम भी करते थे और संपूर्ण भाव से उसको समर्पित कर देते। ये तीनों गुण में दिखाई देते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। कि लाल बहादुर शास्त्री ने भाषण में कहा था कि आप कोई राजनीतिक काम में लगे या सामाजिक क्षेत्र किसी भी काम करते हो तो आप उसमें सफल होना चाहते हो तो आपका दायित्व है कि पूरी तरह उसमें लग जाना चाहिए। अपने कार्य के प्रति समर्पण और भक्ति और कर्म दोनों का समन्वय होना
जरूरी है, तभी अपन कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसी भक्ति और कर्म के सिंधित्व में निहित है। कि मैं शास्त्री जी को सफलता का रहस्य उनके महत्वपूर्ण चिंतन में है। साथ ही यह मानता हूँ कि वो किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पे ही निर्मित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उन्हें देखने से भी इन जीवन सभी भावों का एहसास हो जाता था। कि शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी में समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे केवल कार्यों के विचारों में अभिव्यक्त नहीं पाते थे, लेकिन वो उनको देखते ही अपने को इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व और विचारों को अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ भी कहते वही करते थे। कि अपने जो विचार है उनका अनोखा समझ, वो जो कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्रीय लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। मुझे लगता है कि उन्हें चारित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उनके कारण देशवासी ने उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। कि शास्त्री जी का जो अपने विचार थे, जो कहते थे वही करते थे। इसके लिए और उनका खाली एक ही उद्देश्य कि वो राष्ट्र के लाभ की भावना से प्रेरित हो, कि राष्ट्र को लाभ हो। इसके लिए लोग उसकी चारित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी और जिसके कारण देशवासी को उन पर इतना ज्यादा भरोसा भी था। पंडित नेहरू जी के समृद्ध राजनीतिक विरासत में संभालने का और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश के उस समय पर साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ही अपने निर्मल चारित्र और दृढ़ संकल्प से शक्ति द्वारा देश के इन आकांक्षा को पूरा किया। तो जो पंडित नेहरू जी का अवसान के बाद राजनीतिक विरासत में संभालने की और उसे आगे लेके जाने का काम बहुत कठिन था। तो उसके लिए उस समय में साफ साफ सब देखा कि उसे संभालने की ताकत किसमें थी, लाल बहादुर शास्त्री में ही थी। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चारित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा भी किया था। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि एक सामान्य परिवार में उसके पैदा हुए थे और सामान्य तरीके से उनकी परवरिश हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में वो प्रधानमंत्री बने तो भी वो एकदम सादगी से ही रहते थे, वही सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करता। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि वो गांधी जी बापू भी जैसे सादगी से रहते, उसी तरह आप लोग ये फोटो में देख रहे हो कि देखो लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी एकदम सादगी से रहते थे। कि बापू से प्रभावित होकर सन 92 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवत दास बापू तथा बापू को कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन पर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों से उनके लिए प्रेरित भी करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। कि उनको देख के अपने को पता चल गया कि उनका गांधी जी बापू का प्रभाव उनके पड़ा हुआ है। उनके होकर ही बापू के प्रभावित होकर उन्होंने 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शास्त्री जी भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवत दास तथा बापू ने कुछ ऐसा प्रभाव रहा होगा कि जीवन पर उन्हीं आदर्शों पर वो गांधी जी के जो आदर्श थे उन पे ही वो चले थे रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह युक्ति जानी पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हो सकते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तो गांधी जी ने स्वतंत्र देश को आज़ादी के लिए तब प्रवेश किया था जब वो स्कूल के विद्यार्थी थे और उनकी उम्र कितने साल की थी? 17 वर्ष की थी।
गांधी जी के आह्वान पर वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। उनके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में की ओर लगा रहा। कि गांधी जी ने आह्वान किया था देशवासियों को आज़ादी में सहयोग देने के लिए, तब इसकी गांधी जी के आह्वान से वो स्कूल छोड़ दिए और बाहर आ गए थे, देश की आज़ादी में लग गए थे। उसके बाद काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी की ओर और सामाजिक कार्यों में लगा हुआ था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों को अनुरूप इच्छोत्तर द्वार में काम अपना आपको लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। कि परिणाम यह होगा सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में संस्था में शामिल होते और जीवन भर उसके सदस्य रहते हैं। उसमें शामिल होने के बाद गांधी जी के जो विचारों से अनुरूप अछूतोत्तर द्वार के काम करने में अपना लगाया। तो गांधी जी के विचार से अनुरूप उसने अछूतोत्तर द्वार के कार्यक्रम को अपना लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन में एक नया ही अध्याय आरंभ हुआ था। सन 1930 में वो नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके परिणाम से उन्हें जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई थी। वे सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में निरंतर चलती रही। इस 12 सालों के दौरान में 7 बार जेल गए थे। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने के अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, जिसकी जेल यात्रा सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी और सन 1942 में उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। कि गांधी जी ने सन 1930 में नमक का कानून तोड़ो आंदोलन चालू किया था। वो समुद्र टैक्स बढ़ा दिया था दांडी में, इसके लिए वो गांधी जी ने जो आंदोलन किया था तो वो उसमें भाग लिया। उसके दौरान उन्होंने के जेल में जाना पड़ा था। बाद में गांधी जी यहाँ से उनकी जेल यात्रा शुरुआत होती है। सन 92 तक वो चलती है। भारत छोड़ो आंदोलन में वो निरंतर चलती रही। 12 सालों के दौरान वो कितनी बार गए थे जेल में? 7 बार गए थे। इसी से अंदाजा लगा जाता है कि उनके देश की आज़ादी के लिए कितनी ललक, कितनी इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1930 में किसान आंदोलन में भाग लेने से करनी पड़ी थी और 1942 में उनकी जेल यात्रा कितनी वर्ष की? 3 वर्ष की थी। वो सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए तो वही दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्य में भी लगे रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पे वो 1938 तक रहे। इस दौरान शास्त्री जी एक और गांधी जी के विचारों पे बात चल रहे थे, कार्यों के लगे थे, तो दूसरी तरफ वे और पदाधिकारी के रूप में भी जनसेवा के कार्यों में भी लगे हुए थे। 1935 में वो संयुक्त राष्ट्रीय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के वो सचिव बनाए गए थे। उस पद पे वो 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। और शास्त्री जी को किसानों से बहुत लगाव था, इसके लिए 1936 में किसान का दशा का अध्ययन करने के लिए उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। पूरी लगन के साथ काम करने पर उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन पर विशेष जोर दिया था। कि बाद में उन्होंने अध्यक्ष पूरी रिपोर्ट में प्रस्तुत की, तभी उनकी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से उन्होंने निभाई थी। इसके बाद 6 वर्ष तक उन्होंने इलाहाबाद की नगर पालिका किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने उन्हें शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन नागरिक की समस्या से निकट परिचय करवाया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उनके साथ इलाहाबाद की नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। तो ये शास्त्री जी इसके बाद 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप में से जुड़े थे। तभी समझता हूँ कि उनके अनुभव से शास्त्री के व्यक्तिगत और चिंतन नागरिकों की समस्याओं को उन्होंने निकट से परिचित कराया होगा। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, वो गांव में पैदा हुए थे,
अब उनके साथ इलाहाबाद जैसी नगरपालिका जन सेवा का भी अनुभव जुड़ गया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई से में कार्य करने के कारण वह देश की छोटी छोटी समस्या और निराकरण के व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अगम्य क्षमता के कारण 1937 में संयुक्त राष्ट्रीय प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी का सांसद जीवन की शुरुआत हुई कि अब शास्त्री जी ने इलाहाबाद की नगरपालिका जन सेवा का अनुभव जोड़ दिया और लोकतंत्र की आधारभूत इकाई कार्य करने पर उन्होंने देश की छोटी से छोटी समस्याओं को समझा और उसका निराकरण यानी उसको हल करने की प्रक्रिया उन्होंने अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। कार्य का प्रति निष्ठा और मेहनत की करने से उनको 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सही मायने में संसद का जीवन यहीं से उनका शुरुआत होता है, जिनका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती हुई कहा था कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत शुरू हुआ। शास्त्री जी के सांसद जीवन उस समय जिसका समापन सांसद जीवन का शुरुआत हुई और समापन कहाँ हुआ, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तब हुआ। शास्त्री जी भारतीय राजनीति की इतनी गहरी और सही पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो अपने प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु माना था कि उनके मार्गदर्शन में ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, ऐसा वो बताए थे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी विभिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वह केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय में कार्यों में उन्होंने दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं पर होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सादी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। कि देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के शासी विभिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया। पंडित नेहरू के अनुरोध पर वो केंद्र में आए और केंद्र में रेल मंत्री, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने मंत्री पद संभाले थे। अपने पद पर रहते रहते वो मंत्रालय में कार्य कर उनका दर्शन एकदम व्यवहारिक था। सभी प्रकार की अनौपचारिक से वो पेड़ था। वो कभी भी अपने पद से वो कभी भी अपने को ऊंचा मानते नहीं थे। वो उनकी सीधी सादी धारणा थी कि वो जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय तो लोकप्रियता मिली, साथ साथ ही सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। कि उनकी ऐसी भावना थी कि वो देश के सेवक, इसके लिए उनके मंत्रालय में तो उनको लोकप्रियता मिली, साथ साथ में देश से भी उनको लोकप्रियता मिलती है। इसी लोकप्रियता के परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार दिया गया। देश के इस महत्व पद पर रहते हुए केवल 19 महीने में छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनके किसी भी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। कि ऐसी लोकप्रियता के कारण जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री को उनको प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वीकार किया गया और महत्वपूर्ण पद रहते हुए केवल 19 महीने से छोटे से समय में बहुत सारी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की थी। शास्त्री जी के सामने देश का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि धुंधलापन यानी कि भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, पर इन पद पर रहने पर हुए स्वाभाविक रूप से वे इस अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसम्मान से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। के शास्त्री जी हमारे देश से अत्यंत महत्वपूर्ण पद जो प्रधानमंत्री बने,
लेकिन वो स्वाभाविक रूप से वो अधिकार संबंध थे कि कभी भी उन पे घमंड आया ना अंत समय से काम लिया कि कभी भी उन्होंने अपने कर्तव्य को अत्यधिक महत्व दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय थी हो सके, इसके लिए उन्होंने इतने लोकप्रिय कि उन्होंने अपने काम को ही महत्व दिया था। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में 19 दिसंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। अपने भविष्य की मंजिल चाहे जो भी कुछ हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं और यह आपको संविधान द्वारा प्रदान कुछ अधिकार देते हैं, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ भी होता है जिसे समझना चाहिए। कि शास्त्री जी ने इतने लोग अलीगढ़ के एक मुस्लिम विश्वविद्यालय दीक्षा समारोह में 19 दिसंबर 64 में छात्रों को संबोधित करके कहा था कि आपको भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे पहले तो देश के नागरिक हैं और संविधान ने आपको सब कुछ अधिकार दिए हैं तो और साथ में कुछ कर्तव्य का बोझ भी दिया है जिसे आप लोग को समझना चाहिए। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए हित से स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसम्मान के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी जिसे याद रखने की जरूरत है। कि शास्त्री जी ने कहा हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है जो निजी स्वतंत्रता दी गई है, अपने जैसे सभी प्रकार के स्वतंत्र का उपयोग हमें एक व्यवस्थित समाज के लिए करना चाहिए और अपने अधिकार और कर्तव्य का अंत समय के बारे में एक महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने की थी। तो शास्त्री जी ने कही थी जिसे हमें आज भी याद रखने की जरूरत है। ये लेसन में पूरे शास्त्री जी के जीवन के बारे में लिखा है, उनके कार्य के बारे में, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जैसे जीवन बिताने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।